प्रिय विद्यार्थियों, हमने व्यंजन संधि में अभी तक 3 तरह के संधि या करना हम सीखे हैं। पहले हमने देखा था आगोश की संधि, दूसरा देखा त की संधि, तीसरा देखा म की संधि। आज हम बात कर रहे हैं आगम संधि। आगम संधि मतलब संधि होने के फलस्वरूप या संधि होने के दौरान किसी और ध्वनि का आगम होता है, आना होता है, और आना होता है इसका मतलब आगम। तो आगम संधि में हम देखेंगे कि किस किस तरह से ध्वनियों का आगम होता है। चलिए देखें। सबसे पहले हम देखते हैं स का आगम। स का आगम कब होता है या स के आगम की क्या स्थिति बनती है, उसके लिए अपन देखें क्या स्थिति बनती है उसमें। तो उसमें क्या होता है, सम के बाद क्री धातु से बनने वाले शब्द हो, क्री धातु से बनने वाले शब्द। और क्री धातु से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो करण, कृति, कर्ता, इस तरह से क धातु से बनने वाले शब्द होते हैं। कृत भी ले सकते हैं, ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन देखें। करण, कृत, कृति, कर्ता, ऐसे शब्द होते हैं जो क्री धातु से बनते हैं। तो सम की संधि क्री धातु से बनने वाले शब्द के साथ होती है तो कंडीशन क्या बनेगी? तो सम के बाद, एक मिनट थोड़ा सा देखिए। पहले माँ की संधि वाला अपन देख चुके हैं। तो माँ होता है वो तो आपका अनुस्वार में बदलता है, तो ये परिवर्तन तो पहले से ही हम देखते हुए आ रहे हैं, ये कोई नया परिवर्तन नहीं। तो माँ है वो अनुस्वार में बदलता है, ये तो पहले से होता हुआ आ रहा है। नया क्या होगा वो देखिए आप यहाँ पे, मतलब सम और क्री धातु से बनने वाले शब्द के बीच किसका आगम होगा? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर किसका आगम होगा। तो यहाँ स का आगम होगा। किसका आगम होगा? स का आगम। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए। सम की संधि क्री धातु से बनने वाले शब्द के साथ। क्री धातु से बनने वाले शब्द कौन से होंगे? तो करण हो सकता है, कृति हो सकता है, कर्ता हो सकता है, कृत हो सकता है, ऐसे कई दूसरे शब्द हो सकते हैं। कार भी हो सकता है ना, कार भी हो सकता है। तो ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। ठीक है, ये शब्द जब होते हैं तब सम है, माँ है, वो तो अनुस्वार में बदलता है, ये पहले से हम जानते हैं कि माँ की संधि में पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, नया परिवर्तन क्या होगा कि क्र धातु से बनने वाला शब्द यदि माँ के साथ जुड़ रहा है, सम के साथ, है ना, तब बीच में स का आगम होता है। शब्द देखिए तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे प्रचलित शब्द होता है अपना सम धन कृत। सम धन कृत, तो म है वो तो आपका अनुस्वार में बदलेगा, और यहाँ पर किसका आगम हो जाएगा? स का और संकृत। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं अपन इसी तरह से। सम
धन करण, वही माँ है वो आपका अनुस्वार में बदल रहा है, और अनुस्वार ध्वनि हमेशा लिखी पहले जाती है और बोली बाद में जाती है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ बोली जाएगी। तो सम, और यहाँ पे स का आगम और करण, संस्करण। और भी उदाहरण देख सकते हैं अपन। मैं सोचता हूँ इस संधि विच्छेद करके बताएं तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। शब्द लेते हैं संस्कार, ठीक है। अब संस्कार का संधि विच्छेद करना है, हमें उल्टा चलना पड़ेगा। एक बार तो देख लीजिए, अनुस्वार है और स है, ये वाली स्थिति है कि नहीं? तो ये वाली स्थिति है। यहाँ अनुस्वार के बाद आधा स आ रहा है, इसका मतलब ये स है वो आगम संधि से आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ संधि यहाँ पे हो रही है, स पे अनुस्वार है, जब संधि विच्छेद होता है तो यह अनुस्वार माँ में बदल गया, और अब स है वो हट जाएगा, लोप हो जाएगा। पहले आगम हुआ, संधि विच्छेद हुआ तो लोप हो जाएगा, और ये हो गया संस्कार, समधन कार, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, संस्कृति। इसको देखिए, पहले ही स्थिति देख लिया, अनुस्वार के साथ स है, इसका मतलब ये आगम संधि का उदाहरण है। हमको जो आगम हुआ है इसका संधि विच्छेद होगा, उस समय हमें लोप करना है। स कर दिया, और ये अनुस्वार है वो आपका माँ में बदल गया, सम हो गया, और ये स का लोप हो जाएगा, और संस्कृति, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसके बाद अपन दूसरे तरह के एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे और हम बात करते हैं, वही सम आपका बना रहेगा। नहीं, अभी आप क्र धातु से बनने वाले शब्द बने रहेंगे आपके, और दूसरा परिवर्तन क्या होता है वो देखते हैं। चलिए अब है श की जगह हम देखते हैं, ये दंती स है, तो दंती स की जगह हम देखते हैं मूर्धन्य स का आगम। मूर्धन्य स का आगम कैसे होता है, ठीक है। चलिए इसके लिए आप ध्यान रखें कि परि शब्द होता है, परि एक उपसर्ग है, और परि उपसर्ग की संधि क्री धातु से बनने वाले शब्द, इसमें ये इस तरह के शब्द होंगे, तो क्री धातु से बनने वाले शब्द के साथ होती है, तो यहां पर आपके मूर्धन्य श का आगम होता है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए वापस, परि शब्द की संधि क्री धातु से बनने वाले शब्द करण, कृति, कर्ता, कृत, कार आदि से होती है, तो परि के बाद श का आगम होगा। देखिए कुछ उदाहरण के बाद, जैसे सबसे प्रचलित एक उदाहरण है और बहुत अच्छा परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, परि धन कार, और जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत त्रुटि होने की संभावना है, क्योंकि विसर्ग संधि में हम क्या करते हैं, जैसे बहिष्कार तो बहि धन कार ऐसा होता है, तो वहां पर ध्यान रखना है हमको, परि यदि आता है तो परि में परि धन कार नहीं होता है, विसर्ग संधि नहीं होती है। यहाँ मूर्धन्य श का आगम होता है, तो परि धन कार आपका शब्द बनेगा, परि मूर्धन्य श का आगम हुआ ये, और परिष्कार। इसी तरह से दूसरा शब्द और लेते हैं, परिधनकरण, तो क्या हो जाएगा, परि
और श का आगम हुआ और परिष्करण। ठीक है, दो उदाहरण अपन संधि विच्छेद करके देखते हैं। जैसे परिष्कर्ता, अब यहां ध्यान रखना है क्री धातु से बनने वाला शब्द और बीच में श है, आगे परी है, तो संधि यहां पर हो रही है और इसमें क्या होगा, परी शब्द लिख दीजिए, श का लोप करिए और करता। एक और उदाहरण के लिए, परिष्कृत, देख लीजिए क्री धातु से बनने वाला शब्द है यहाँ पे, परी श का लोप कर दिया और कृत। तो इस तरह से मूर्धन्य श का आगम कैसे होता है ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन नेक्स्ट दूसरे उदाहरण पर जाते हैं। चलिए आगे देखें हम। तीसरा जो उदाहरण देखते हैं वो है च का आगम। च का आगम किन परिस्थितियों में या कैसे च का आगम होता है वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले ध्यान रखें कि यहां स्वर होगा। स्वर की संधि छ से होती है। हाँ, स्वर की संधि च से छ से होती है। स्वर की संधि छ से होती है तो स्वर के बाद च का आगम होगा और छ है वो वैसा का वैसा बना रहता है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, स्वर की संधि छ के साथ होती है तब स्वर के बाद च का आगम होगा और छ है तो छ वैसा वैसा वापस आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे आधन छादन। ठीक है, आधन छादन, तो यहाँ आ कर लिया, यहाँ पर आपके आगम हुआ और छादन है वैसा कि वैसा अपन ये हो गया छादन। एक और शब्द ले लेते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, तो नया शब्द बनेगा अनु, यहाँ ये स्वर है और इसके बाद च का आगम हो गया और अनुच्छेद। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वर के बाद यदि छ है तो स्वर की संधि मतलब छ के साथ होती है तो स्वर के बाद च का आगम होगा और छ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे और आपको संधि विच्छेद करके बता देता हूं। नए शब्द देखिए, जैसे परिच्छेद। ठीक है, च और छ साथ में आ रहा है तो यहाँ च का आगम हो रहा है, संधि विच्छेद आपको करना है तो हम क्या करेंगे, छ का लोप करेंगे, परि च का लोप कर दिया क्योंकि आगम हुआ है और ये छेद, परिधन छेद, अनुच्छेद कर लिया आपने। एक और देखते हैं, तरु छाया। ठीक है, च और छ साथ में है, इसका मतलब च का आगम हुआ है, संधि विच्छेद किया, तरु धन छाया, च का लोप कर लिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं अपन, विच्छेद।
ठीक है। च और छ साथ में, तो च का लोप करना है, वी धन छे। अब तरु छाया है, मातृ छाया है, पितृ छाया है, ऐसा भी उदाहरण नया बन सकता है। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। मातृ छाया कर देते हैं, उदाहरण कर देते हैं, मातृ छाया। तो च और छ साथ में, मातृ धन छाया। ठीक। तो इस तरह से आगम संधि में 3 उदाहरण है। और किस किस का आगम हुआ? तो एक तो दंत्य श का आगम, मूर्धन्य श का आगम और च का आगम। इस तरह से 3 ध्वनियां आगम संधि में हम पढ़ते हैं और तीनों कैसे आती है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इस पर थोड़ा थोड़ा अभ्यास कार्य कर ले तो ये आपका पक्का हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगली संधि पर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो व्यंजन संधि में हम बात करते हैं, मूर्धन्य संधि या मूर्धन्यकरण। मूर्धन्य संधि या मूर्धन्यकरण। मूर्धन्यकरण इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नई जो ध्वनि आएगी वो आपकी मूर्धन्य ध्वनि होगी। चलिए इस पे किस तरह से होते हैं। पहले अपन देखते हैं दंत्य स, है ना, दंत्य स का मूर्धन्यकरण। दंत्य स का मूर्धन्यकरण, उसमें देखिए आप किस तरह से दंत्य स का मूर्धन्यकरण होता है। कोई भी स्वर हो, ठीक है, सॉरी एक मिनट, स्वर में एक शर्त रहती है कि आपके अ और आ नहीं होना चाहिए, और आ को छोड़कर कोई स्वर हो, ठीक है, और आ को छोड़कर कोई स्वर हो और उसकी संधि स के साथ हो, ठीक है। स्वर है लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए, अ आ को छोड़कर कोई स्वर है और उसकी संधि स के साथ होती है, तो स है वो मूर्धन्य स में बदलेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस संधि की एक खासियत और है, अभी तक आप या तो बीच में आ रहा था कोई या आगे वाले संधि करने वाले प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में परिवर्तन हो रहा था। ये पहली बार आ रहा है इस तरह से कि स्वर की संधि स के साथ हो रही है और परिवर्तन आ रहा है, बाद वाले में स है वो मूर्धन्य स के अंदर बदल रहा है। ये विशेष ध्यान रखने की बात होगी इसमें। यदि स यहाँ हलंत है तो ये भी हलंत होगा, ये पूरा है तो ये भी पूरा आएगा, ये इसमें ध्यान रखिए आप। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसमें। जैसे वी धन स और आ को छोड़कर ये ई आ रहा है और इसकी संधि आ रही है स से, ठीक है। ये जैसे ही संधि करेगा नया शब्द बनेगा विषम। एक उदाहरण और देखिए, अभिधन से, ये परीक्षा में पूछा गया सर्वाधिक प्रश्न है ये अभिषेक, अभिधन सेक। और जैसे ये संधि करेगा तो अभी का अभी रहेगा और स की जगह मूर्धन्य स हो गया और अभिषेक, ठीक है। और देखिए कुछ उदाहरण और कर लेते हैं अपन। एक अच्छा उदाहरण है अनुषंग। चलो इसको संधि विच्छेद करके देखें, अच्छा रहेगा। तो परीक्षाओं में आपके ज्यादातर प्रश्न संधि विच्छेद के आते हैं। ये संधि कैसे होती है वो समझाने के लिए मैं करता हूँ, और जब ये प्रश्न करता हूँ तो ये आपका प्रश्न है परीक्षाओं के अंदर आने वाला कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और उसका संधि विच्छेद आपको उत्तर देना होता है।
तो अनु श आया है ना, और ये स्वर है आगे, और आ को छोड़कर है ऊ है, तो उसको तो है वैसा वैसा लिख देंगे। और ये हो गया आपका अनुसंग। बस जैसे उल्टा करते हैं तो यहां से यहां आने वाली प्रोसेस करनी है आपको। अनुसंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और नया शब्द देखते हैं एक और, विषाद। तो ये श है ना, ये चेंज आएगा वि धन सात। ये भी ध्यान रखना कि ये जो है ना वो बाद वाले में आएगा। जो श है तो दंत्य स है वो भी बाद वाले में ही आएगा। आगे आपको जो संधि करने वाला स्वर वाला पद है वो आगे कर देना है, बाकी श है वो यहाँ आएगा। विषाद हो गया। अभिषिक्त, अभिषिक्त इसका संधि विच्छेद देखिए, श है ना, तो यहाँ क्या होगा, अभि धन सिक्त। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे निषेध, निषेध है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नि धन सेठ। ठीक है। अभी और उदाहरण एक दो बता देता हूँ अभी। निषिद्ध, निषेध है, निषिद्ध जैसे बनता है, निषिद्ध कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए आप। जैसे निषिद्ध, ठीक है, तो नी हो गया और आगे क्या हो जाएगा, शीत। और भी उदाहरण आप बना सकते हैं। सुषुप्त है, अनुषंग तो आपको बता भी दिया है। तो इस तरह से स का मूर्धन्यीकरण कैसे होता है ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले उदाहरण पर जाता हूं। कभी कभी क्या होता है, स और थ साथ में आते हैं और फिर मूर्धन्यीकरण होगा तो स और थ दोनों का मूर्धन्यीकरण होगा। तो स थ का मूर्धन्यीकरण अगले उदाहरण में अपन देखते हैं कि स और थ दोनों जब साथ में आते हैं तो उसका मूर्धन्यीकरण कैसे होता है। ठीक है, उसमें भी बात यही रहेगी, पहले स्वर, स्वर में वही अ और आ, न, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर, और इसकी संधि है स और थ। मैं इसको आधे वर्ण के रूप में लिख रहा हूं। स और थ दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ऐसे समय में स थ है वो, एक मिनट, इसको जो आधा लिखा है इसको भी आधा कर देते। ठीक है, तो आधा शब्द थ, स्थ में बदल जाएगा। बाकी कोई परिवर्तन हमें अपनी तरफ से नहीं करना है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण बताता हूं तो और समझ में आएगा आपको। जैसे परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा गया शब्द है वही मैं बताता हूं। अनुधन स्थान, ठीक है, अनुधन स्थान, थ आ रहा है और इसकी संधि हो रही है और आ को छोड़कर स्वर से, तो अनु हो गया, आधा स्वर है, वाकई इसमें बदल गया, थ है तो सॉरी एक मिनट, यहाँ मैं गलत बोल गया। थ है तो थ का मूर्धन्यीकरण थ होगा, है ना, स का तो श हो गया और त थ है ना, तो थ है तो थ का सिमिलर होता है मूर्धन्यीकरण ठ। चलिए, तो अनुष्ठान शब्द होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थ है वो ठ में बदलता है। एक और देखिए, युधिष्ठिर, ये भी परीक्षा में पूछा गया शब्द है। युधि धन स्थिर, किस तरह से इसका संधि होता है, ये और आ को छोड़कर स्वर है और यहाँ स्थ आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया यु धी, और ये मूर्धन्य स और ये थ है वो मूर्धन्य ठ में बदल गया और युधिष्ठिर बन गया। ठीक है, एक शब्द और लेते हैं, संधि विच्छेद करते हुए लिखते हैं। जैसे
प्रतिष्ठान, ठीक है। ठ साथ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन स्थान। उल्टा करना पड़ेगा आपको, ठा है तो यहाँ सा हो जाएगा, प्रतिष्ठान। तो प्रतिधन स्थान। निष्ठुर, तो निष्ठुर शब्द है। यहाँ पे भी जब आप जाएंगे ना, जब विसर्ग संधि में, तो वहां गलतियां होने की संभावना होती है। यहाँ ध्यान रखना है, श और ठ साथ में आता है, क्या स्थिति होती है। तो नी आपका उपसर्ग है, वेद से नी, और ये हो जाएगा आपका दंत्य स और थूर, निधन स्थूल। अधिष्ठाता शब्द है, वो भी बहुत अच्छा है और परीक्षा में आया भी हुआ भी है। अधिष्ठाता, ठीक है। तो श ठ साथ में है तो अधिधन स्थाता, ठीक है। इसी तरह से प्रतिष्ठा तो मैंने प्रतिष्ठान किया है तो प्रतिष्ठा भी ऐसे ही बनेगा। बाकी लगभग हो चुके हैं। ये जो शब्द है इनका भी यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो लगभग इनमें रिपीट ही होता है। जैसे युधिष्ठिर शब्द कई बार आया परीक्षा में, अधिष्ठाता आया, प्रतिष्ठान आया, तो ये शब्द आते रहते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगले शब्द, अगले मूर्धनीकरण पर जाते हैं, ठीक। चलिए, अगला हम देखते हैं न का मूर्धन्यीकरण। न का मूर्धन्यीकरण जब हम स्वर संधि पढ़े थे तो उस समय भी मैंने बताया था कि जैसे रामधन अयन वाला उदाहरण हम देखते हैं तो रामायण हम कहते हैं। न का मूर्धन्यीकरण, तो न में हम देखते हैं जब रामधन अयन वाला आपको पढ़ाया होगा तो उस समय मैंने बताया होगा कि किस तरह से न का मूर्धन्यीकरण होता है और रामायण शब्द बनता है। इसकी जो परिस्थिति क्या होती है वो अपन देखें तो उसमें क्या है, ये तीसरे तरह के उदाहरण है। प्रथम पद संधि करने वाला प्रथम पद, ठीक है। इसको थोड़ा समझना होगा, अन्यथा आप त्रुटि कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं न का मूर्धन्यीकरण। न का मूर्धन्यीकरण, उसमें जब हम स्वर संधि पढ़ते हैं तो उसमें उदाहरण आता है रामायण और रामधन अयन। तो उस समय मैंने बताया भी था आपको कि ये अयन का न कैसे बना और रामायण शब्द कैसे बना, है ना। तो इसको अभी और स्पष्ट कर लेते हैं। इसमें प्रथम पद जो संधि करने वाला प्रथम पद है उसके अंदर री, र और स। दूसरा इसमें ये देखना है कि ये कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी, ठीक है। और दूसरे पद के अंदर, दूसरे पद को देखिए
दूसरे पद में कहीं पर भी न हो, कहीं पर भी, एक डॉट बता रहा हूं मैं, आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे पद में या द्वितीय पद के अंदर प्रथम पद और दूसरे पद में न हो गया। ठीक है, अब इनके बीच कोई भी स्वर आए या क, ख, ग आए या प वर्ग की ध्वनि, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये पूरा हो जाएगा, या य, र, ल, व, मतलब अंतस्थ ध्वनि ये कर देते हैं, अंतस्थ ध्वनि। ठीक है, इन दोनों के बीच या तो स्वर आ जाए, क, ख, ग, ग, प वर्ग पूरा या अंतस्थ ध्वनि आती है, तब जो दूसरे पद में है, दूसरे पद का न वह है, वो आपका न में बदल जाएगा, और बाकी परिवर्तन जो पहले से होते हुए आ रहे है ना, जैसे रामधनयन तो रामायण बना है ना, तो वो परिवर्तन तो हो गई, लेकिन दूसरे पद का न है वो आपके न में बदलेगा। ये विशिष्ट जो है वो खास बात ध्यान रखनी, एक बार वापस समझ लीजिए इसको। प्रथम पद है उसमें री, र या स हो, ठीक है, दूसरे पद में न हो, और ये कहीं पर भी हो सकता है, ये भी कहीं पर भी हो सकता है, ये भी कहीं पर भी हो सकता है। इन दोनों के बीच, मतलब जैसे र आ गया, दूसरे पद में न आ रहा है, और इन र और न के बीच कहीं पर भी स्वर आ गया, क, ख, ग आ गई ध्वनि, या प वर्ग की ध्वनि आ गई, या अंतस्थ ध्वनि आ जाती है, तो न है वो आपका न में बदलेगा। बाकी परिवर्तन जैसे ही वो संधि में होते हैं वो होते रहेंगे। अपनी तरफ से ये ध्यान, यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन दूसरी संधि के नियमानुसार हो रहा है तो वो होगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़े इसमें, और कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ, इससे समझ में आएगा। पहला उदाहरण तो अपन देखते हैं रामायण वाला ही। ठीक है, चलिए, राम धन अयन, तो यहाँ देखिए आप न, दूसरे वर्ग में न और प्रथम वर्ग में र आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच स्वर और स्वर तो काफी आ रहे हैं, जैसे आ की ध्वनि, यहाँ की ध्वनि, यहाँ की ध्वनि। ठीक है, तो ये तो आ ही रहा है। इसके बाद एक देखें, यह भी आ रहा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। संधि के नियमानुसार यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि और मिलता है तो रामा, तो ये बनेगा। हमको केवल अभी ये जानना है कि न है वो किस में बदलेगा, न में, और ये हो गया रामायण। ठीक है, कुछ शब्द और बता देता हूं। प्रधन अंगन, प्रधन अंगन, तो अ की ध्वनि अ के साथ संधि करती है, तो ये तो आपका प्रा बन गया। ठीक है, अनुस्वार लेके। अब देखिए, यहाँ न है और यहाँ र है। ठीक है, अ के साथ र की ध्वनि, तो ये र और न के बीच आपका स्वर आ रहा है, क ग का ग भी आ रहा है, यहाँ पे भी स्वर आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये न है वो क्या बन जाएगा आपका प्रांग। ठीक है, कुछ और शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से देख लीजिए आप। क्रीड़ांगन देख लेते हैं, प्रांगण जी, तो क्रीड़ांगन में देख लेते हैं, क्रीड़ांगन, संधि विच्छेद करिए, तो यहाँ सॉरी क्रीड़ा धन, ये जो न था वो क्या हो जाएगा आपका अंग न, क्रीड़ा धन अंगन। ठीक है, परिणाम, ये भी अच्छा है, परिणाम। अब ये न आ रहा है, तो ये न संधि के पूर्व क्या होगा ये ध्यान रखना है हमको। तो इसको संधि विच्छेद करेंगे, उस समय देखें आप कि यहाँ पर र आया है, इसके पहले वाले पद में र आया है। ठीक है, और र के बाद ई का स्वर है इसमें, इसका मतलब ये क्या होगा, नाम, परिणाम, परिधन नाम। ठीक है, और देखिए एक अच्छा शब्द आता है, और ये गुण संधि का अपवाद भी है ना, जैसे प्रौढ़ शब्द है वो भी गुण संधि का अपवाद है, ऐसे ये भी है।
ध्यान में होगा आपको। औ अपवाद स्वरूप इसमें आता है, संधि विच्छेद होता है इसका अक्ष धन ओही, और ये न है तो क्या बन जाएगा, यहाँ नी बन जाएगा, ओही नी। अभी अपन नी पे बात कर रहे हैं, बाकी ये अ और ऊ मिलके ओ बनना चाहिए था, लेकिन औ आता है, तो ये गुण संधि का अपवाद वाला उदाहरण भी है। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये परिणाम है, परिमाण शब्द भी होता है। ठीक है, उसमें भी यही स्थिति है, परिमाण तो न है। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो परि धन मान, परिधन मान। तो इस तरह से आपका व्यंजन संधि का पूर्ण टॉपिक होता है। अलग अलग तरह से हमने देखे इसमें, एक तो मूर्धन्यकरण भी देखा, इसके बाद आगम स्वर देखा, एक और अंतिम होता है लोप संधि, वो भी मैं बता देता हूँ, और इसके साथ ही ये संधि व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे अपन नेक्स्ट एक लोप संधि का मैं बता देता हूँ, इसके साथ पूरा हो गया। इसमें ये नियम है ना, वो बराबर ध्यान कर दीजिए, तो आपके कोई त्रुटियां नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो मूर्धन्य का तो पूरा हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन लोप संधि की। लोप संधि मतलब ऐसे संधि नहीं होती है, लोप मतलब लोप होना है ना। लोप किसका लोप कैसे होता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, स का लोप होना, स का लोप, एक ही तरह के उदाहरण है वैसे, स का लोप, और ये स हलंत वाला ही होता है, मतलब शुद्ध व्यंजन ही होता है। ठीक है, शब्द देखिए आप, द की संधि जब थ से हो, द की संधि स शब्द से के साथ होती है, तब थ है या द है, वो तो एक मिनट, ये तो परिवर्तन पहले से होता हुआ आता है कि द होता है वो किसमें बदलता है, त में। ये आप लोगों को पहले मैंने बताया भी है, त की संधि में, त द की संधि में, है ना। तो द है वो तो त में बदल जाएगा, और स्थ होने पर यहाँ लोप होगा, वो केवल इसका होगा, है ना, इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, स का लोप हो जाएगा। एक बार वापस समझ लीजिए, द की संधि थ के साथ, ये स और थ का जोड़ा होना चाहिए, बस यहाँ ये ध्यान रखना है। तो द की संधि थ के साथ होने पर द है वो त में बदलता है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, और थ है उसमें स का लोप हो जाएगा, बाकी ये थ है वो रह जाएगा। उदाहरण एक देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, जैसे उद धनस्थान। ठीक है, तो यहाँ द है वो तो किस में बदलेगा आपका, त में। ठीक है, द त में हो गया, स का लोप हो गया, और शब्द बन गया आपका उत्थान। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड परीक्षाओं के अंदर एक शब्द पूछा गया था, बहुत ही अच्छा शब्द है वो, उसको मैं लिख देता, उद धन स्थित। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उ द है वो किस में बदल गया आपका, त, और इस स का तो लोप हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, थ, और इसकी मात्रा ई आ गई, और उत्थित। बहुत ही अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है। एक और देख लेते हैं, विच्छेद करके देख लेते हैं, उत्थापन, उत्थापन। ठीक है, अब ये त और थ साथ में आता है, तो ध्यान कर लेना कि ये स का लोप हो रहा है, तो संधि विच्छेद जब करें तब इसमें वापस क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। जैसे उ, ये त किससे बना, तो द से बना, उद हो गया, और त और थ साथ में आया, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, स, और स्थापन। ठीक है, और
बहुत कम शब्द है, याद भी रख सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो इसको ध्यान में कर लीजिए किस तरह से बनता है, तो त्रुटि से आप बच जाएंगे। तो इस तरह से आपका व्यंजन संधि का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है ऐसे। इसके बाद कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे वो अक्षरणी का अपवाद मैंने बताया था। एक प्रौढ़ शब्द है, वो भी ऐसा ही ध ऊढ़ इसका संधि विच्छेद होता है, जबकि मात्रा इसकी प्रौढ़ 2 मात्राएं होती है, तो ये भी एक अपवाद वाले शब्द है। इसी तरह से कुछ शब्द जैसे RS वगैरह एग्जाम में पूछे गए कि मूसलाधार, तो अब संधि की दृष्टि से देखें तो अपन मूसलधन आधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, मूसलधन धार इसका संधि विच्छेद होता है। तो कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, वो हमें याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपवाद वही होते हैं जिन पर कोई नियम लागू नहीं होता है, इसलिए तो इनको अपवाद कहा जाता है। तो नियम से परे उन शब्दों को याद करना होगा, बाकी तो ज्यादातर शब्द लेकिन इसमें आ जाएंगे आपके जो नियमों में होते हैं, और उसके आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर सही कर लेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें, और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।